हेलो दोस्तों हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के स्टोर में इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड 250 से अधिक कोर्स हैं। तो दोस्तों अगर आप यूजी में हो या पीजी में हो या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आपके पास यूजीसी नेट है या आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो आपके लिए हमारे पास कोर्स है। तो दोस्तों हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम 4 ऐसे टॉपिक्स पे डिस्कस कर रहे हैं जो राष्ट्रीय आय का जो बेस है उसको मजबूत करने में आप बच्चों के काम आएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए घरेलू सीमा और राजनीतिक सीमा में क्या अंतर होता है। इसके अलावा सामान्य निवासी और गैर निवासी में क्या अंतर होता है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्टॉक और प्रवाह में क्या अंतर है, और बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है। तो बच्चों ये सारे के सारे टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे, बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें घरेलू सीमा और राजनीतिक सीमा से, तो घरेलू सीमा जो है वो एक व्यापक शब्द है और राजनीतिक सीमा घरेलू सीमा की तुलना में एक संकुचित अवधारणा है। जैसा कि देखिए इस ग्राफ के थ्रू हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारी राजनीतिक सीमा है और ये घरेलू सीमा है। आप ये भी कह सकते हो कि राजनीतिक सीमा जो होती है वो घरेलू सीमा का ही एक अंग होती है। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि देखिए भारत की जो राजनीतिक सीमा है वो शुरू होती है ऊपर कश्मीर से नीचे कन्याकुमारी तक। इसके अलावा बच्चों हमारे जो 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 हिंद महासागर है या और जो महासागर है उसमें हमारा हिस्सा भी है, मतलब पानी के अंदर भी हमारा हिस्सा है। तो ये तो बच्चों हमारी राजनीतिक सीमा हो गई जो हमारे अंदर का क्षेत्र आता है। घरेलू सीमा में जो राजनीतिक सीमाएं वो तो शामिल होती ही होती है, इसके अलावा वो सारा का सारा क्षेत्र शामिल होता है जहां पर जो आय है वो भारत की घरेलू आय के अंदर माना जाएगा। यानी कि कार्य क्षेत्र जहां आय का सृजन होता है वो सारा का सारा कार्य क्षेत्र घरेलू सीमा माना जाता है। तो मैं दोबारा से आपको समझाऊं तो घरेलू सीमा में राजनीतिक सीमा तो आती ही है, इसके अलावा और भी कई सीमाएं हैं जो आती हैं, जो कोई चीज़ें हैं वो आती हैं। जैसे मान लीजिए नंबर 1 राजनीतिक सीमा, देश के निवासियों द्वारा चलाए गए जलयान और वायुयान। मान लीजिए भारत का सामान्य निवासी का जहाज़ है और अमेरिका से वो पैसेंजर लेकर आ रहा है, तो जहाज़ तो अमेरिका भी जाएगा, जापान भी जाएगा, रूस भी जाएगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किस देश के पैसेंजर आ रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किस देश से जहाज़ ने उड़ान भरी है। सारा फ़र्क इस बात का है कि जहाज़ किस देश का है। यानी कि अगर वो भारत के निवासियों का है तो वो किसी भी देश से पैसे कमा के लाए, किसी भी देश के नागरिकों को लेकर आए, वो भारत की घरेलू आय कहलाएगी या भारत की घरेलू सीमा कहलाएगी। इसी तरीके से बच्चों जल के अंदर चलने वाले यान हैं, यानी कि वो किसी भी देश से पैसेंजरों को लेकर आए, सामान को लेकर आए और कुछ भी लेकर आए, वो उसी देश का जलयान कहलाएगा जिस देश का सामान्य निवासी उसे चला रहे हैं। तीसरा बच्चों है अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा के अंतर्गत अगर हमने कोई मछली पकड़ी है, ठीक है, इसके अलावा कोई प्राकृतिक गैस कोई संसाधन खोज लिए, कोई तेल का कोई भंडार हमने खोज लिया, तो ये सारे के सारे जो हैं वो हमारी कहलाएगी अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा के अंतर्गत। जो भी हमारा कोई जलयान चल रहा है, कोई मछली पकड़ने की नौका गई है, वो सारा का सारा हमारा घरेलू सीमा का ही हिस्सा होगा। इसके अलावा बच्चों विदेशों में स्थित कोई दूतावास है, कोई सैनिक प्रतिष्ठान है, कोई कमर्शियल काउंसलेट है, ये सारा का सारा हमारी घरेलू सीमा का ही हिस्सा होगा। तो बच्चों एक बार मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए राजनीतिक सीमा जो है वो देश की उस सीमा को व्यक्त करता है जो देश के भौगोलिक क्षेत्र के अंदर आती है, जबकि घरेलू सीमा में राजनीतिक सीमा तो आती ही आती है। इसके अलावा 3 चीज़ें और आती हैं, जिसमें से पहला है विदेशों में स्थित दूतावास, सैनिक प्रतिष्ठान और वाणिज्यिक दूतावास। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा के अंतर्गत कोई मछली पकड़ने की नौका गई है, तेल या प्राकृतिक कोई गैस संसाधन है, ये सारे के सारे देश की घरेलू सीमा में ही आएंगे। इसके अलावा अगर देश के निवासी कोई जलयान या वायुयान चला रहे हैं तो वो भी देश की घरेलू सीमा ही कहलाएगी। तो बच्चों घरेलू सीमा का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि घरेलू सीमा के अंदर जो भी आय कमाई जाती है, चाहे वो देश का निवासी कमाए चाहे वो विदेशी कमाए, घरेलू सीमा के अंदर अगर कोई भी इनकम कमाई जा रही है तो वो घरेलू आय कहलाएगी। तो घरेलू आय का कंसेप्ट बच्चों हम आपको बाद में बताएंगे। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि घरेलू सीमा जो है
वो क्या होती है। अगला जो बच्चों पॉइंट शुरू करें, सामान्य निवासी और गैर निवासी में अंतर। तो बच्चों सामान्य निवासी और गैर निवासी में अंतर मैं आपको बताऊं, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमने कई सारी वीडियोस बनाई हुई हैं जो यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग है, यूपीएससी के अकॉर्डिंग है, यूजीसी और इसके अलावा डिफरेंट यूनिवर्सिटी के यूजी और पीजी के अकॉर्डिंग है। ठीक है बच्चों, तो ये सारी की सारी वीडियो आपको हमारी ऐप है विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल, उसमें मिल जाएंगी। और इस वीडियो के अलावा ऐप के अंदर आपको पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज़, ये सारी की सारी चीज़ें बच्चों अवेलेबल होंगी। तो बच्चों अगला जो पॉइंट है जिस पे हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा सामान्य निवासी और गैर निवासी में अंतर। यानी कि हम ये एक सिंपल शब्दों में कहें तो एक होता है रेजिडेंस ऑफ इंडिया और दूसरा होता है नॉन रेजिडेंस ऑफ इंडिया। तो बच्चों रेजिडेंस ऑफ इंडिया सिटीजनशिप की तरह नहीं होती है। सिटीजनशिप ये जरूरी नहीं है कि जिस देश का वो नॉर्मल रेजिडेंस हो, सामान्य निवासी हो, वो देश का नागरिक भी हो। भारत में अमेरिका का व्यक्ति भी सामान्य निवासी बन सकता है अगर वो 1 साल से अधिक भारत में रह रहा है और उसके आर्थिक हित भारत से जुड़े हुए हैं। यानी कि 2 चीज़ें जरूरी हैं, पहला आप किस देश में रह रहे हो, दूसरा आपके आर्थिक हित किस देश से जुड़े हुए हैं। सामान्य निवासी व्यक्ति भी हो सकता है, संस्था भी हो सकता है। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि केवल व्यक्ति सामान्य निवासी होगा नागरिक की तरह। सामान्य निवासी जो है वो संस्था भी हो सकती है, व्यक्ति भी हो सकता है, और यह आवश्यक भी नहीं है कि वो देश का निवासी भी हो, वो बिना निवासी के भी बन सकता है, जैसा कि हमने आपको बताया। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि वो 1 वर्ष की अवधि से अधिक रह रहा हो और उसके आर्थिक हित उसी देश के साथ जुड़े हैं। मान लीजिए भारत का कोई व्यक्ति स्टूडेंट है और अमेरिका पढ़ने गया है तो वो भारत का सामान्य निवासी ही कहलाएगा, अमेरिका का सामान्य निवासी नहीं कहलाएगा, क्योंकि पढ़ने के बाद उसके आर्थिक हित भारत से जुड़े होंगे। हाँ, अगर कोई व्यक्ति भारत के व्यक्ति है जो अमेरिका में नौकरी करने लग जाता है, वहीं रहने लग जाता है, 1 साल से अधिक रह रहा है, तो वो अमेरिका का सामान्य निवासी कहलाएगा। यानी कि सामान्य निवासी के लिए 2 चीज़ों का जरूरी है, एक तो उसका हित कहाँ से जुड़ा हुआ है, दूसरा और 1 साल से अधिक की अवधि में वो रह रहा हो। तो बच्चों ये भी आपको समझनी है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर ये नियम लागू नहीं होता। अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था है तो वो चाहे किसी भी देश में रह रही हो, वो देश का अनिवासी कहलाएगा, चाहे कितने सालों से भी रह रही हो। पर अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो देश का नागरिक है और इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में काम कर रहा है तो वो उसी देश का सामान्य निवासी कहलाएगा जिस देश का वो नागरिक है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति भारत में मान लीजिए कि WHO का कोई ऑफिस है, मतलब ऑफिस है WHO का, कोई क्या ऑफिस है, और वहाँ पर अगर कोई नागरिक काम कर रहा है तो वो भारत का ही सामान्य निवासी कहलाएगा। ये आपको कंसेप्ट आपको याद रखना है। इसके अलावा बच्चों एक और कंसेप्ट है जिसके बारे में आपको जानकारी होनी ही चाहिए, वो है स्टॉक और प्रवाह। तो स्टॉक और प्रवाह में क्या अंतर है? देखिए, स्टॉक जो होता है वो होता है जब हम किसी चर का, आर्थिक चर का मापन करते हैं किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर, यानी कि पॉइंट का मतलब है निश्चित समय बिंदु पर, तो उसको बोलते हैं स्टॉक, और एक निश्चित समय अवधि में करते हैं तो उसे बोलते हैं प्रवाह। देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए मेरी एज है, तो आज मेरी जो एज है वो कल तो नहीं होगी, वो तो बदल जाएगी। तो जो एज है वो हम मापते हैं पॉइंट ऑफ टाइम पर, यानी कि वो एक स्टॉक हो गया। इसी तरीके से मान लीजिए मेरा वजन जो है वो भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ही मापा जाएगा। हाँ, वजन में कितना चेंज हुआ इसको आप पीरियड ऑफ टाइम में माप सकते हो, यानी कि वजन में कितना परिवर्तन हुआ ये आप पीरियड ऑफ टाइम में माप सकते हो। जैसे मेरी आय है, आय किसी पॉइंट पे तो होती नहीं है, एक समय अवधि में होती है, 1 हफ्ता हो, 1 दिन हो, 1 महीना हो। तो जब हम किसी आर्थिक चर को एक निश्चित समय बिंदु पर मापते हैं तो उसको बोलते हैं स्टॉक, और जब निश्चित समय अवधि में मापते हैं तो उसको बोलते हैं प्रवाह। तो कौन कौन से स्टॉक है बच्चों? जनसंख्या हमारा एक स्टॉक है, बैंक जमा स्टॉक है, धन एक स्टॉक है, मुद्रा की मात्रा स्टॉक है, पूंजी स्टॉक है, राष्ट्रीय संपत्ति स्टॉक है, क्योंकि इन सभी को हम एक निश्चित समय पॉइंट पर ही मापते हैं। प्रवाह की बात करें बच्चों तो प्रवाह वो होता है जिसको एक पीरियड में मापा जाता है। पीरियड का मतलब एक समय, 1 साल, 1 दिन, 1 हफ्ता, यानी कि जब किसी चर का मापन एक निश्चित समय अवधि में होता है तो उस समय अवधि की वजह से इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? प्रवाह बोलते हैं। प्रवाह कंसेप्ट होता है। जैसे आय है, व्यय है, पूंजी निर्माण है, जन्म दर है, मृत्यु दर है। तो बच्चों ये छोटे छोटे कंसेप्ट है जो आपको जरूर याद होने चाहिए, जरूर पता होने चाहिए। एक और छोटा सा कंसेप्ट है वो है खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था में अंतर। तो एक बार आप अपनी स्क्रीन पे देख लीजिए, यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स हैं जो बताए हुए हैं जिससे कि आपको खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था में अंतर पता चल जाए।
तो खुली अर्थव्यवस्था जो होती है वो शेष विश्व से कोई भी आर्थिक संबंध नहीं मतलब शेष विश्व से आर्थिक संबंध रखती है, जबकि जो बंद अर्थव्यवस्था होती है वो किसी भी तरीके का संबंध शेष विश्व से नहीं रखती। तो कहने का मतलब ये है कि वर्तमान समय में लगभग सभी अर्थव्यवस्थाएं खुली अर्थव्यवस्थाएं, क्योंकि देखिए आज की डेट में सब एक देश के पास संपूर्ण संसाधन होते नहीं है, तो इसलिए उसको दूसरे पर निर्भर रहना ही पड़ता है। यानी कि खुली अर्थव्यवस्था शेष विश्व के साथ होने वाले परिवर्तनों से संबंधित होती है, उसका प्रभाव भी उस पर पड़ता है। जबकि बंद अर्थव्यवस्था में शेष विश्व में क्या परिवर्तन हो रहा है, आर्थिक परिवर्तन, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बच्चों जैसा कि हमने आपको बताया था, खुली अर्थव्यवस्था क्योंकि शेष विश्व के साथ अपने संबंध रखती है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण को जन्म देती है। अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण का मतलब क्या हुआ बच्चों? अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण का मतलब है कि जो देश जिस वस्तु का उत्पादन सस्ता कर पाएगा वो देश उसी वस्तु का उत्पादन करेगा। जबकि बंद अर्थव्यवस्था में चाहे वस्तु का उत्पादन महंगा हो सस्ता हो, आपको ही अपनी आवश्यकता को पूरा करना पड़ेगा। इसके अलावा बच्चों खुली अर्थव्यवस्था में उपभोग और पूंजी निर्माण दोनों क्रियाओं में वृद्धि होती है। और इसके लिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई ज़रूरत है तो हम तकनीक जो है वो विदेशों से ले लेंगे, ऋण विदेशों से ले लेंगे। लेकिन बंद अर्थव्यवस्था में ये सुविधा नहीं मिलती, उसमें दोनों में एक साथ साथ वृद्धि नहीं होती। या तो आप उपभोग करोगे या पूंजी निर्माण करोगे। उपभोग करोगे तो पूंजी निर्माण के लिए साधन कम बचेंगे, पूंजी निर्माण करोगे तो उपभोग के लिए साधन कम बचेंगे। अगला जो बच्चों है वो है कि खुली अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास की अधिक संभावनाएं होती हैं, जबकि बंद अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास की संभावनाएं तुलनात्मक रूप से कम होती हैं। इसके अलावा बच्चों खुली अर्थव्यवस्था जो है वो घरेलू उत्पादक तथा राष्ट्रीय आय मतलब इसमें अलग अलग होते हैं, और बंद अर्थव्यवस्था में घरेलू उत्पाद कह लो राष्ट्रीय उत्पाद कह लो एक ही होता है, क्योंकि वो तो शेष विश्व के साथ कोई संबंध नहीं रखती। खुली अर्थव्यवस्था एक व्यवहारिक धारणा है और जबकि बंद अर्थव्यवस्था जो है वो अव्यवहारिक धारणा है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से कंसेप्ट समझ में आया होगा, जिसमें हमने आपको सारे के सारे पॉइंट की कवर करने की कोशिश की है। तो बच्चों आप हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल, ताकि आपको सिस्टमेटिकल तरीके से सारी की सारी वीडियो पढ़ने का मौका मिले। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।